हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हम सभी को एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। लोग भी अच्छे हैं, हेल्पफुल है, चेयरफुल है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक न्यू वीडियो में। और अभी हम आए हुए हैं बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नालंदा रुइंस में, यानी कि नालंदा खंडहर में। तो ये रहा नालंदा खंडहर, ये मेन एंट्रेंस गेट है। तो चलिए चलते हैं नालंदा खंडहर के अंदर और बताते हैं नालंदा खंडहर से जुड़ी तमाम बातें और नालंदा खंडहर से जुड़ा हुआ इतिहास। तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो यहाँ से पहले टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस। हो गया यहाँ से तो इधर देखिए, ये लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत आता है। यानी कि अभी भी यहाँ पे खुदाई चल रहा है और अंदर से चीज़ें आज भी निकल रही है। तभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे कैंप वगैरह लगाती रहती है हमेशा निरंतर। और यहाँ से आज भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई है, कुमारगुप्त के शासनकाल की, वो आज भी यहाँ से खुदाई के बाद निकल रही है निरंतर। और वो सामने म्यूज़ियम में रखा जा रहा है। तो कोशिश करेंगे आप लोगों को म्यूज़ियम भी दिखाने का। बस वीडियो आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, तो आप लोगों को कुछ हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा और लोकेशन के बारे में भी। ज़्यादा पट तोते की तरह बोल रहा हूँ क्या? जब कुमारगुप्त का शासन हुआ करता था मगध साम्राज्य में, तो उस समय यहाँ इसका निर्माण करवाया गया था। हालांकि आज के डेट में बिहारी को लोग औने पौने समझते हैं ना बुआ। तो आज के डेट में बिहारी को लोग औने पौने समझ लेते हैं, मगर ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी बिहार शिक्षा का केंद्र रहा, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में। तो विश्व के कई ऐसे छात्र थे जो यहाँ आते थे, पढ़ते थे, शिक्षा दीक्षा हासिल करते थे। और ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट थे, लगभग 10 से 12 हज़ार की क्षमता थी जो छात्रावास में रहते थे सिर्फ। तो यहाँ हॉस्टल भी हुआ करता था उस टाइम पे, यानी आज से 1600 साल पहले। तो सोचिए कितना एजुकेशन विकसित हुआ करता था बिहार का। तो चलिए काफ़ी डिटेल में बात करेंगे आज नालंदा खंडहर के बारे में। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या अभी बचा है अवशेष इसका। तो ये देखिए, इधर से जैसे ही इन करते हैं तो यहाँ पे सूचना पट है और इस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके ये ज़रूर पढ़ेंगे। आप आ नहीं सकते हैं तो कम से कम वीडियो में पढ़ तो सकते हैं, और वीडियो तो फुल देख सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। और जिन भाई लोग का हिंदी थोड़ा तंग है वो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, ये कोई एंशिएंट स्क्रिप्ट है जो कि आज के ज़माने में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मे भी कुछ लोग हो इतना ज्ञानी तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइड से फूल पत्ती लगी हुई है बहुत सारी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मगर एक बार ये भी देखिएगा कि फूल पत्ती तोड़ना व घास पर चढ़ना एकदम सख्त मना है। तो ये देखिए मेरे पीछे मेन एंट्री गेट है। तो चलिए चलते हैं इस एंट्री गेट से और दिखाते हैं एंट्री करते ही क्या कुछ दिखता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे एक सूचना पट लगा हुआ है। ये देखिए अभी भी देखने में कितना भव्य लगता है, और इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी और चौड़ी चौड़ी है। वाह। और ये देखिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया कि खैर क्या ही कहा जाए। ये देखिए ड्रेनेज, मतलब इतना बढ़िया उच्च स्तर पे हाई टेक्निकल। ये देखिए सामने ड्रेनेज है, मतलब इतना अच्छा नाली निकासी योजना हुआ करता था एंशिएंट टाइम पे, वो आज भी नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि आज क्या है, रिश्वतखोरी ज़्यादा है, लोग मेहनत कम करते हैं और कमीशन ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब हम इस साइड में दिखाते हैं आप लोगों को क्या है इस साइड में। गलती से आ गया, कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन से बनाया गया था, बिल्कुल सेपरेट रूम टाइप का। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि ये एक मोटा मोटी हॉस्टल रहा होगा। और ये देखिए कुछ
कुछ टाइप के प्राणी लोग इस टाइप का हरकत करते, कसम से लिटरली बहुत कस के गुस्सा आता है भाई, क्यों करते क्यों हो इस तरह का हरकत? क्या मिल जाता है तुम्हें? ऐतिहासिक चीज़ों को बिगाड़ कर अपनी आने वाली पीढ़ियों को शर्मिंदा मत करो, कुछ ऐसा करो जिससे ऐतिहासिक चीज़ें संरक्षित हो सके। और ये अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उसे बिगाड़ने की कोशिश भी ना करो। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल रूम की आकृति का ही बना, सॉरी आकृति नहीं कह सकता, ये बिल्कुल रूम ही है। तो एंशिएंट टाइम में किसी यूज में आया करता हुआ होगा ये। और ये भी सेम वही चीज है। और ये देखिए यहाँ पे एक कुआं है जो कि बहुत ही प्राचीन और विशाल का कुआं है। आज के ज़माने में आप लोगों को इस तरह का कुआं इम्पॉसिबल, कभी नहीं दिख सकता। तो चलिए बिना इंतजार करवाए आप लोगों को कुआं दिखा ही देते हैं भाई। क्या बताएं, क्या पब्लिक चुकी है क्या? तो नालंदा खंडहर जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो सबसे पहले आपको ये पीछे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है इमेज, ये दिखता है। तो ये दरअसल है क्या? तो ये एक स्तूपा है जो सारिपुत्र के लिए बनवाया गया था, और बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा ये। तो अब पूछेंगे सारिपुत्र थे कौन? तो सारिपुत्र गौतम बुद्ध के शिष्य कह सकते हैं या उनके अनुयायी। तो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे सारिपुत्र। तो उन्हीं के लिए ये बनाया गया था स्तूपा, जो सम्राट अशोका के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे साथ में कुछ ट्रैवलर हैं, ये लोग काफ़ी दूर से आए हैं नालंदा घूमने के लिए। आप लोग कहाँ से आए बेसिकली? कोलकाता से। कोलकाता से आए? तो बंगाली आप लोग? जी। ओके, तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? अभी तो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, बट देन मेरे हस्बैंड, फिर भी जैसे एक ये आपके हस्बैंड है? नहीं, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वहाँ पे वो घूम रहे हैं। तो फिर भी जैसे ये होता है ना एक अवेयरनेस कि हाँ मुझे बिहार का ही ट्रिप करना है, तो ये कैसे हुआ? हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हम सभी को एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। ओके, तो कहाँ घूमे अभी तक बिहार में? विश्व शांति स्तूप और घोड़ा कटोरा, बोध गया और जगह देखी। नालंदा तो यही दिख ही रहा है कि घूम लिए। अच्छा, कितना दिन से घूम रहे हैं आप लोग? हम लोग कल ही आए हैं, कल से कांस्टेंट, मतलब रेस्ट नहीं है हम लोग। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? अच्छा था, इट वाज गुड। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हेल्पफुल है, चेयरफुल है। थैंक यू भाई। कैसा आप लोगों को लगा ये नालंदा का वीडियो, जहाँ पे आज के डेट में बिहार को मतलब काफ़ी बैकवर्ड के हिसाब से देखा जाता है, गलत नज़रिए से देखा जाता है। हालांकि हम ऐसी धरती से बिलोंग करते हैं जो कि आप लोगों को पहले भी बोला, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का शिक्षा का क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान में से एक रहा। जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक। स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक जो थे कुमार गुप्त, उन्होंने करवाया था। महेंद्रादित्य का खिताब अपने नाम किया था। आपको बता दें कि महायान बौद्ध विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती है। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में चीनी यात्री जो वेनसांग जो आए थे यहाँ पे, तो उनके द्वारा भी इस विश्वविद्यालय का, उनके किताब में भी इसका उल्लेख मिला था इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। चीनी यात्री जो वेनसांग थे वो खुद यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ग्रहण की थी।
नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को बता दें, यह विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहां पर प्रथम पूर्णतः आवासीय रूप से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बता दें कि उस समय मतलब लगभग 10,000 छात्रों की क्षमता थी जो यहाँ पे रह सकते थे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 2,000 अध्यापक की भी रहने की उस समय पे व्यवस्था की गई थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के ही अलग अलग हिस्सों से नहीं आते थे, बल्कि कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, तुर्की और भी अन्य कई देशों से लोग यहाँ आते थे, जो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से आते थे। शिक्षा यहाँ का इतना व्यापक था और प्रसिद्ध था और उच्च स्तरीय था कि लोग मतलब विदेशों से भी यहाँ पे आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस ब्लॉग में बनाने का, तो भाई वो ये है कि इसका निर्माण का बात तो हम लोग कर लिए, इसकी व्यवस्था की बात कर लिए, इसके संचालन की बात कर लिए। अब बात आता सबसे महत्वपूर्ण कि आज यह विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा खंडर में कैसे तब्दील हो गया। तो इसका पतन का 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे प्रथम की बात तो हम आप लोगों को बता दें कि जो पहला इसका पतन का कारण गुप्त के ही शासन 455 से 467 कुल के तहत रून के कारण हुआ था। तो उस समय स्कंदगुप्त के द्वारा लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मरम्मत करवाया गया था पहली दफ़ा में। और दूसरा जो इसका पतन का कारण है, सदी की शुरुआत में गोदास में बौद्ध राजा हर्षवर्धन का शासनकाल हुआ। 606 से लेकर 648 राजा हर्षवर्धन ने भी इसकी दूसरी बार मरम्मत करवाई, मगर तीसरा बार और सबसे जो महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि पतन में सबसे बड़ा विनाशकारी आक्रमण रहा, वो तुर्क के राजा का एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ, जिसका कि नालंदा विश्वविद्यालय आज तक उससे उबर नहीं पाया और ये ख़त्म ही हो गया, अस्तित्व विहीन हो गया। अब बचा है इसका सिर्फ 1193 ईस्वी में। एक लंबी कहानी, अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो बेशक सुनिए। और एक बात है कि कोई भी वीडियो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर गलतफहमियां उत्पन्न होगी और चीज़ों को आप क्लियर नहीं जान पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसका तीसरा और अंत का कारण। तो वो रहा तुर्क के एक सेनापति जिनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि 1193 ईस्वी में बस अपने एक ईगो के चक्कर में, सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में इस पूरे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया और तहस नहस कर दिया। और ईगो वहाँ पे ये आया कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी भारत के कई अनेकों जगहों पे उन्होंने आक्रमण किया और नतीजा ये हुआ कि कई मंदिरें ध्वस्त हो गई उस समय, और कई जो ऐसे विश्वविख्यात चीज़ें थी वो भी तहस नहस हो गया। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का तबीयत खराब हुआ, और तबीयत खराब हुआ उस समय भारत मेडिसिन जगह औषधीय विज्ञान में बहुत ही मुकम्मल शिक्षा दीक्षा हासिल कर चुकी थी। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई तो उनके जो भी वैद्य थे, हकीम थे, वो उन्हें ठीक नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो रह रहे वैद्य थे, उनके दवा से ही उनका इलाज हो सकता था और वो बच सकते थे। तो हुआ क्या, वो वैद्य के पास गए तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का ईगो जाग गया। वो बोले कि हमारा तुर्क का कोई वैद्य हकीम सही नहीं कर पाया मुझे, और एक हिंदुस्तान का एक छोटे से विश्वविद्यालय का साधु ठीक करेगा, वो भी औषधीय जड़ी बूटी से। तो ये कहीं ना कहीं उनके ईगो के बीच में आ गया, तो वो उनसे इलाज करवाने से मना कर दिए। मगर कहते हैं ना कि हिंदुस्तान हमेशा से ही दयालु प्रवृत्ति का रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ते थे, उस कुरान के पन्नों में उन्होंने औषधि के चूरन को चिपका दिया था। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इस तरह से पन्ने उलटते थे, इस तरह से जीभ से स्पर्श कर करके, और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी तबीयत में इतनी सुधार हो रही है, और उस पन्नों को जीभ से स्पर्श करने के बाद सुधार हुई। तो ये है एक डीप डिटेल कहानी। और बाद में पता चला हालांकि बख्तियार खिलजी को कि मेरा जो इलाज हुआ, मेरी तबीयत ठीक हुई, वो एक औषधीय दवाई की वजह से हुई।
ये चीज़ खटक गई। तो कई ऐसे ग्रंथ थे जिसमें औषधि विज्ञान की पुस्तकें हुआ करती थी यहाँ पे, तो उन सभी चीज़ों को जला के तहस नहस कर दिया गया। और आलम ये हुआ कि लगभग 6 महीने ही जलती रही और 6 महीना तक लगातार जली। और आलम ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों के सामने है, जो कि आज एक खंडर में तब्दील हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत करके बनाया वीडियो और 7 किलोमीटर का एरिया है, तो काफ़ी घूम घूम के बनाया हो। तो आप लोगों से इतना हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।